अच्छे कदम, है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वीडियो नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश पावर इंडिया में ब्रिटिश पावर यानी कि उनकी कंडीशन किस तरीके कैसी थी, है ना। मुगल एम्पायर कैसे आए थे ब्रिटिश सरकार के साथ, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डीपली इन बाय द हेल्प ऑफ बुक। ओके, सो लेट्स कम विथ मी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना। देखिए, द मुगल एम्पायर वॉज स्टेबलाइज्ड बाय बाबर इन 1526। इट गेन्ड स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे, देखिए, अर्नेट फार्म एंड बिकम पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर बिगेन टू disintegrate after the death of एम्पायर्स औरंगजेब। क्या बोल रहे हैं ये, देखिए, जिस मुगल साम्राज्य यानी कि जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने कब की, 1526 में की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों एवं शक्ति यानी कि पावर बाय शक्ति, प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व प्रदान किया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। क्या हो गया था वहाँ पे, आफ्टर डेथ ऑफ एम्पायर्स औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन क्या हो गया, वहाँ पे प्रारंभ हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। अब देखिए, दी सक्सेसर्स वर एट बार, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही है, वो ऑलरेडी बुक में धुंधला दिया हुआ है। देखिए, द सक्सेसर्स वर एट बार टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर्स, दी एक्चुअली बुक claimants of throne took help from the chieftains of the empires consequently, and Mughal empires had to consort to the demands of the chieftain and देखिए कहाँ पर थे बेटा, देखिए, क्लाइमेट ऑफ द एम्पायर्स consequently and Mughal empires had to consort to the demands of the chieftains and Amrish the later Mughal empires were simply puppet rulers in their hands। देखिए बेटा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये मुगल साम्राज्य की, देखिए, मुगल साम्राज्य की जो गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों से संघर्ष होने लगे। क्या होने लगे वहाँ पे, बार में झगड़े बोल सकते हैं, यानी कि संघर्ष होने लगे। गद्दी के दावेदार यानी कि साम्राज्य के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, देखिए, परिणाम स्वरूप साम्राज्यों के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल शासकों को अपने समर्थक एवं सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ता, यानी कि मानना पड़ा उन लोगों को। देखिए, परवर्ती मुगल शासक एक प्रकार से कठपुतली शासक बनकर रह गया। वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सका, यानी कि वहाँ पे क्या हो गया,
क्यूपिड हैंड्स यानी कि है, देखिए रूलर्स इन दियर हैंड्स यानी कि कठपुतली बन के रह गया हाथों की। दे कुड नॉट चेक दी डिक्लाइन ऑफ दी एम्पायर्स यानी कि वो क्या वहाँ पे क्या हुआ, साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सका। अब देखिए ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, है ना, भरतपुर, द रिलीजन्स फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय दी मद्रास। देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा, देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ड्यूरिंग दी डिक्लाइन फेज यानी कि इस काल में पतनशील मुगल साम्राज्य के प्रांतों में बंगाल, हैदराबाद अथवा अवध, पंजाब, भारतेंदु, पूना से लेकर ग्वालियर तक मराठा सरदारों के राज्य, समझ गए, यानी कि ग्वालियर तक मराठा साम्राज्यों के क्या थे, राज्य। मराठा सरदारों के क्या हो गए थे, राज्य। तथा मैसूर, कर्नाटक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैसूर एंड कर्नाटक बिकम fully independent. These states generally contributed to the fall of the Mughal empires. Attacks from rulers like Nadir Shah of Iran and Afghan ruler Ahmad Shah और Abdali II sounded the death knell for the Mughal Empire. The British took full advance of this political chaos and crisis. देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में मैसूर, कर्नाटक आदि अनेक स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए। इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण क्या दिया, योगदान दिया, यानी कि अपनी सहयोग दिया। ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्यगामी बना दिया। इस कंडीशन का लाभ किसने उठाया बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल चूज एंड, यानी कि ये जो इस स्थिति का लाभ किसने उठाया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब देखिए नेक्स्ट वन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड्स विद इंडिया एंड बिजनेस रिवलरी। अब देखिए द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड अंडर अ 15-year चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन ऑन 31 December 16,000 for trade with India and Eastern countries. The charter also empowered the company to wage war, sign pact and enact laws and to punish this who attack the company's monopoly. The East India Company was formed by a few British capitalists for joint trade. देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक यानी कि प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ किस तरीके से हुआ। देखिए यहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से हुआ, इसमें हम जानेंगे। देखिए
31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी यानी कि एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र यानी कि चार्टर दिया। ठीक है, कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधियां देखिए यहाँ पे क्या होगा, युद्ध एवं संधियां करने या कानून बनाने तथा कंपनी के एकाधिकार पर चोट करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। समझे बेटा, कंपनी का क्या लक्ष्य था, उनका उद्देश्य क्या था, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना। ठीक है, अब देखिए the prime aims of company was to east more and more profit, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना, उनका ये मेन उद्देश्य था, जिसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट मिलना। The British believed that earning profit by hook or crook was right. Even loot and war were considered light by the British to fulfill the end of business. The company by acquiring means of loot and trade filled their coffer beyond capacity. The company also had political ambition along with consolidating its hold over trade. The British had analyzed the political weakness of India. They thought that the British had analyzed the political weakness of India. They thought that acquiring political power would be profitable, so their trade, and soon they started to work to achieve this goal. इनका क्या था, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। ठीक है, अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करते समय उचित अथवा अनुचित तरीकों का उपयोग करना क्या था, गलत नहीं था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गलत नहीं था। तुम उचित तरीके से कर रहे हो या अनुचित तरीके से अर्जित कर रहे हो, कोई बाउंडेशन नहीं थी, ये समझ लो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारिक वाणिज्य के बहाने लूट मार करना भी उचित था, यानी कि वहाँ पे वो लूट मार जो भी करते थे वो सब उचित था उनके लिए, अनुचित नहीं माना जाता था। व्यापार तथा लूट मार के तरीकों से कंपनियाँ मालामाल हो गई। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का अनुमान उनको हो चुका था। अंग्रेजों को क्या लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है, यानी कि उनके साथ व्यापार छोड़ो, पॉलिटिकल तरीके से आ जाओ आप। ठीक है, क्या किया उन्होंने, पॉलिटिकल पर आ जाओ, यानी कि वीकनेस, यानी कि इंडिया की उनको वीकनेस पता चल गई थी कि कमजोरियाँ क्या हैं। अब देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए। अब देखिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल। अब देखिए, अर्लियर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वर करप्ट एंड greedy. They
accepted brief. Their intention was to earn as much as possible. क्या बोल रहे हैं ये? कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट यानी कि चरित्रहीन और घूसखोर थे, यानी कि वो पैसे खाते थे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक क्या था? धन वसूल करना था, यानी कि धन लेना था। अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी started trading in India, but देखिए बेटा, यहाँ पर क्या था? India but failed to stabilize business center or colony in India zone. देखिए क्या बोल रहे हैं ये? जहांगीर granted permission to the company to open business center at Surat in 1613. Sir Thomas Roy was sent as Avery of King James I to India to meet Mughal emperors for trading purpose. Sir Thomas Roy III spent his time in Mughal court between 1615 to 1619. He got approval from Jahangir to establish business centers in different parts of the Mughal empires, and soon British East Company opened its business center at Surat, Agra, Ahmedabad branches. देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या हुआ भारत में? देखिए भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार होना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन यानी कि विस्तार होना, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ कर दिया गया, मगर भारत में कंपनी को कोठी यानी कि व्यापारिक बस्ती स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की क्या दे दी? अनुज्ञा प्रदान कर दी, यानी कि आज्ञा दे दी। इसके बाद कंपनी ने सर थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 यानी कि 15 से 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा। उसने जहांगीर के मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली, यानी कि आज्ञा प्राप्त कर ली। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच में व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित कर दी। अब देखिए क्या बोल रही है? व्हेन एम्पायर चार्लेस II ऑफ इंग्लैंड वॉज मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्चुगल, यानी कि तुम्हारी जो पोर्चुगल इन 1668 द ब्रिटिश गॉट मुंबई बॉम्बे इन डाउनरी एंड मुंबई कम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट £10 एनुअल रेंट. Mumbai was made headquarters of Western Coastal Business Center in 1687 in place of Surat. On the eastern coastal areas also the company established business centers at Machilipatnam, Madras, Chennai, Bengal, हरिहापुर और बेलसोर एंड हुगली, पटना एंड क्वेसिम बाजार। देखिए क्या बोल रहे हैं ये? 1668 में ईस्वी में इंग्लैंड के साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के
सातवां, विवाह में दहेज के रूप में मुंबई मिला उनको, ठीक है। और 10 पॉइंट वार्षिक लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोटियों का मुख्यालय बना लिया गया। भारत के पूर्वी तट पर कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर और हुगली, पटना और कास्मिक बाजार में कोटियां स्थापित कर ली गईं। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई, ठीक है। कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में किले बनवा दिए गए और वहां पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए। देखिए बेटा, तब तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, वीडियो नंबर 4, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये बहुत लेंथी चैप्टर है, तो तब तक के लिए आप जो होमवर्क देती हूँ उसको कंप्लीट करिएगा, ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।